नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के योगी 2.0 के चौथे बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया है। 8,08,736 करोड़ का और साथ साथ 6 लाख रुपए के ये पूरा बजट सरकार ने मिडिल क्लास, युवा, छात्राओं, किसान और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के इस बजट को 0 नंबर दिए हैं। अखिलेश यादव ने बजट को योगी सरकार का आखिरी बजट बताते हुए 2027 में सपा सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। इन सब के बीच एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम सौगातों और संभावनाओं के साए में पूरे प्रदेश की निगाहें योगी सरकार की पिटारे पर थी। राजनेताओं से लेकर जनता तक सभी के जहन में एक सवाल उफान मार रहा था कि बजट की रूपरेखा क्या होगी। यूपी की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए बजट पेश कर दिया है। योगी सरकार ने 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जो वर्ष 2024 से 2025 के बजट से 9.8% अधिक है। योगी सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों को भी ध्यान रखा है। मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी। 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया है और सीएम योगी ने इस बजट को सनातनी बजट बताया है। टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टैलेंट को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश आज अपनी लेबर फोर्स को इकोनॉमिक फोर्स के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि 2025-26 का जो हमारा ये बजट है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप अपने जो समयबद्ध कार्यक्रम रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने का अब तक के हमारे जो टारगेट हैं वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025-26 में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा आज जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है सदन के पटल पर, यह उसे समयबद्ध तरीके से अचीव करने में सफल होगा। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना 51,000 रुपए से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए का प्रावधान, और इसके लिए भी हम लोगों ने अब तक 4 लाख से अधिक गरीब बेटियों की शादी इसके माध्यम से की है। अब इस राशि को बढ़ाकर के किया गया, इसके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अब तक विधवा पुनर्विवाह में जो प्रोत्साहन राशि तो 11,000 थी और जो निराश्रित महिलाएं थी उनकी पुत्रियों के लिए जो सहायता दी जाती थी उसकी राशि 10,000 थी। अब इसको ही बदल करके हमने उसको 1-1 लाख कर दिया है। यूपी बजट की बड़ी बातें, 92,000 नई नौकरियों का वादा, बाकी बिहारी कॉरिडोर, 4 नए एक्सप्रेसवे का ऐलान, लखनऊ में AI सिटी, किसानों को मुफ्त सिंचाई, मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, 251 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना, मथुरा, वृंदावन और मिर्जापुर के लिए ऐलान, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 6% बजट, ब्याज मुक्त लोन, टैबलेट और रोजगार। लेकिन विपक्ष इसे गड़बड़, झाला और घोटाला बता रहा है। यूपी सरकार के बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है, इस बजट का झोला खाली है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है।
जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बता दें कि योगी सरकार ने अब तक सबसे बड़े बजट में चौतरफा निशाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सनातन को समर्पित बजट के लिए खास संदेश भी दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस संदेश के सियासी मायने क्या है। तो आपने देखा किस प्रकार से ये पूरे बजट को का खास फोकस हर तरफ, हर क्षेत्र में विकास के अवसर को पैदा करना था और तमाम ऐसे जो बजट में बातें खुलकर सामने आई। इन सब के बीच बजट का रूपरेखा $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पर भी निशाना था। शिक्षा, मेडिकल कॉलेज और यही नहीं 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का इस बजट में खाका है। छात्राओं को स्कूटी, किसानों और पीएम आवास के लिए बजट को इसमें निर्धारित किया गया। धार्मिक एजेंडे को भी इसमें बूस्टर डोज दी गई और इन सब के बीच सवाल कई हैं और इन सब के बीच हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय कराती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करती हूँ। शशांक रंजन कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सवाल कई करूंगी, लेकिन इन सब के बीच धर्मेंद्र सिंह जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि बजट में क्या नहीं था और कहां निराशा मिली थी। 4 बिंदुओं में हमें पहले इस पर विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण था कि जो आप संकल्प पत्र लेकर के 2022 में आए थे, आपको इस बजट में उसकी छाप दिखनी चाहिए थी। जनता के रोजगारोन्मुखी होना चाहिए था। किसानों की आय बढ़ाने के विषय में इसमें कार्य योजना होनी चाहिए थी और विशेष रूप से जो किसानों को आपने वादा किया था मुफ्त बिजली देने का, इस गन्ना किसानों के भुगतान 14 दिन में देने का, उसके अलावा लेट होने पर ब्याज देने का, या आपने जो जिन 4 बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज बनाने का वादा किया था, उसमें इस बजट में उसकी चर्चा तक नहीं है। तो सवाल ये है, इसका मतलब आप जो जनता के बीच में वादा करके आते हैं वो भूल जाते हैं। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने करीब 9% बजट का वॉल्यूम बढ़ाया पिछली बार से। ठीक है, लेकिन आप मैं सबसे पहले 4 मुख्य प्रकाश ले लेते, फिर विश्लेषण से चर्चा करेंगे। ठीक है, विश्लेषण से बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, 4 बात आप बता दीजिए शशांक जी कि ये बजट में नहीं थी। शशांक जी देखिए, मैं इस बजट पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि बजट में जब बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद यह कह दिया जाता है कि यह जो है किसी खास के लिए समर्पित बता दिया जाता है, तो ऐसी चीजों पर चर्चा करना उचित नहीं समझता हूं। फिर भी पार्टी का कुछ तो रुख होगा ना सर। जिस देश को धर्मनिरपेक्षता के अनुपालन के लिए जाना जाता है, वहां पर अगर बजट को किसी वर्ग विशेष के लिए समर्पित बताया जाता है तो यह उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस बजट को लेकर यही कहना चाहूंगा कि जिन बातों का ख्याल रखा गया है, जिन बातों की चर्चा की गई है, वही बातें अगर पूरी हो जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। ठीक है। श्याम सलोनी जी, 4 बातें जो महत्वपूर्णता के साथ बजट में रखी गई। श्याम सलोनी जी। आरती जी, देखिए, मैं 4 बातें आपको बताता हूँ। 4 बातें क्या, आज का जो बजट पेश हुआ है एक ऐतिहासिक बजट है। पहले विशेषता के साथ तो जल्दी से 4 बातें और लिख दीजिए, फिर मैं चर्चा को विस्तार से दूंगी। देखिए, महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, छात्राओं के लिए आप शिक्षित होइए। आपको स्कूटी सरकार दे रही है, जाने आने के लिए आपकी व्यवस्था की जा रही है। जो गरीब वंचित मेरी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ हैं, उनके बच्चे शादी योग्य, उनके जो पहले कम था 1-1 लाख 2-2 लाख का बजट सरकार ने दिया है उनकी शादी विवाह के लिए, पढ़ाई के लिए। और किसान को जो पूरी ऊर्जा नहीं मिलती थी, स्पेशल बजट इसमें ऊर्जा के लिए दिया गया, जिससे किसान को फ्री बिजली भी मिल सके और पूरी सुचारू बिजली और व्यवस्था रहे, किसान को कहीं परेशानी ना आए। युवाओं को
ठीक है। लोन की व्यवस्था दी गई है, स्वरोजगार के लिए किया गया है, जिसमें मुफ्त ब्याज नहीं होगा। मतलब जितना लोन आप ले रहे हैं उतना ही आपको वापस करना है, इसके एक भी पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। ठीक है पंकज जी, और जल्दी से, ठीक है जल्दी से। देखिए, आज का जो बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का 25-26 का, योगी सरकार का, तो ये उनका चौथा बजट है इस सत्र का। इस जो विधानसभा का दूसरा कार्यकाल जो चल रहा है योगी सरकार का टेन्योर, तो और ये बजट सर्वे भवन्तु सुखना पर आधारित है और किसान महिला और गरीबों मजलूमों सबके विकास के लिए बजट की प्रस्तुति है। और इसमें देखिए, पिछले बार के बजट से 9.8% की वृद्धि हुई है। 8,08,000 करोड़ का बजट है और जिसमें प्राप्तियां करीब 7,76,000 करोड़ रुपए की, करीब 79,000 रुपए करोड़ की कुल प्राप्तियां हैं। और दूसरी बात यह है, इस बजट की प्रमुख विशेषता यह है कि इस बजट में शिक्षा पर 13% की वृद्धि की गई है, कृषि में 11% की वृद्धि है, चिकित्सा क्षेत्र में 6% की वृद्धि है, तो और अन्य क्षेत्रों में भी वृद्धि है। और महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, जो मेधावी छात्र छात्राएं, उनके लिए स्कूटी योजना प्रारंभ की गई है। और किसानों की बात करें तो किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। और दूसरी बात, जिस तरह से आप ये बात करिए कि किसानों को 2017 से किसान सम्मान, गन्ना किसानों को अब तक 46 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं स्क्रो अकाउंट के जरिए। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, एक सरकार का विजन है और इसी विजन के तहत ये बजट की प्रस्तुति हुई है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था बजट में कमी थी तो अनुपूरक बजट भी लाया गया था। ठीक है, अब मैं धर्मेंद्र जी विस्तार से आपके पास आऊंगी। जब अभी उपचुनाव हो रहे थे तब समाजवादी पार्टी ने अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बता दिया और अब बजट आया, फिर उन्होंने कहा कि ये बजट आखिरी बजट है। किस आधार पर? जनता ने तो तय नहीं किया। जी, सवाल फिर से करें। जिस प्रकार से अभी हमने हाल ही में उपचुनाव देखे थे, उसमें एक पोस्टर जारी किया गया था, 27 का सत्ताधीश समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को बताया, और अब आज बजट पेश हुआ, उसमें भी बताया गया कि ये इनका आखिरी का बजट है। जनता ने तो ये निर्णय दिया नहीं, किस आधार पर सर? धर्मेंद्र जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ, पूरी आवाज आ रही है आपकी। 5 साल के लिए इनको 2022 के पर मौका दिया था। इसमें चौथा बजट ये है और इन चारों बजट में जनता से किए हुए वादों के दिशा में जनता से किए हुए वादों के दिशा में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई कार्ययोजना है, उस दिशा में कोई काम किया है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि एक बजट और पेश करेंगे और एक चौथा बजट जो जनता को सिर्फ झुंझुना पकड़ाने के काम में आया, ढोल में पोल की तरह है, उससे जनता हताश एवं निराश है और इनको हटा देगी। अब आते हैं महत्वपूर्ण जो विषय हम कह रहे थे। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में ये 8,10,000 करोड़ का करीब इन्होंने बजट पेश किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके सापेक्ष पिछले 10 वर्षों में करीब करीब जो कर्ज इनका 9 लाख करोड़ हो गया, जो 60% 87 इनके कार्यकाल के दौरान दोगुना हो गया उत्तर प्रदेश में। करीब करीब जो 10 साल पहले करीब 12,000 रुपए परसेंट था, वो 31,000 के ऊपर हो गया। तो दूसरी सबसे आवाज कट रही है। ठीक है, आपकी आवाज को पहले दुरुस्त करा देती हूँ, जवाब देते हो फिर ले लेती हूँ, क्योंकि बार बार कट रहा है आपका कनेक्शन। कर्ज का रेशियो जीडीपी के रेशियो से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू। मतलब राज्य जो है लगातार कर्जे में डूबता जा रहा है, एक ऋण लो भीपी हो रहा है। दूसरी बात, आपने जो वादा किया था, मैंने पहले भी कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा की जहां तक बात की, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपको 20% हम लोग की मांग थी कि कम से कम जो वर्तमान में वेंटिलेटर पर चिकित्सा व्यवस्था है, तो शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, कम से कम इस पर 20% बजट रखना चाहिए था। लेकिन ये सरकार जो है, आप देखिए क्या है, सरकार ने उसमें कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया, अलबत्ता उसको उसके हाल पर छोड़ दिया है। तो सवाल ये है कि जब आप न महिलाओं के लिए कुछ काम कर रहे हैं, न महंगाई कम करने की काम आपने किया, न बेरोजगारी खत्म कर, नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में, रोजगार सृजन की दिशा में बजट में कोई व्यवस्था नहीं है, तो केवल और केवल 92,000 नियुक्तियों का, नौकरियों का वादा किया गया है।
8 लाख करोड़ का बजट कर देने से कुछ नहीं होता। और 8 लाख करोड़ का आपने बजट किया तो उसके सापेक्ष ये भी बताइए कि कर्ज कितना बढ़ गया, आंतरिक कर्ज कितना है, केंद्र सरकार का कर्ज कितना है, और कर्ज बढ़ने का रेशियो क्या है, आपकी जीडीपी की जो रफ्तार है उसके सापेक्ष कितनी है। और जब आप $3 ट्रिलियन की 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये बताइए कैसे अचीव करेंगे। आपका तो जिस रेशियो से जीडीपी बढ़ रही है 8-9% से, आप जैसा बता रहे हैं, उस रेशियो से तो आप पहुंचेंगे ही नहीं वहाँ। उसको बढ़ने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है, उद्योग धंधे लगना चाहिए, उद्योगों में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जो पिछले 7 साल 8 सालों में तो बिल्कुल रोड पर नहीं दिखा, केवल एमओयू में कागजों में दिखा है। किसानों की आय बढ़नी चाहिए क्योंकि कृषि सेक्टर का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है हमारी इकोनॉमी में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की इकोनॉमी का वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब किसान की आय कृषि समृद्ध होगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इन दोनों सेक्टरों में उत्तर प्रदेश फेल नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आराधना मिश्रा मोना कह रही हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्कूटी फ्री दी जाएगी, जो मेधावी होंगी, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, किसानों को मुफ्त सिंचाई और तमाम ऐसे वादे किए गए, 92,000 नई नौकरियों का वादा किया गया। शशांक रंजन जी, आप कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष हमारा प्रदेश है, हमारा देश है, वहां पर सनातन के लिए सिर्फ ये पूरा बजट लाया गया है, महिला, किसान और साथ साथ ये सब सभी के लिए तो है ये सब ना शशांक जी? किसान सभी के लिए है, लेकिन जिस प्रकार का बयान दिया गया है मैंने उसकी निंदा किया है कि यह राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। और सरकार ने बजट में जिन चीजों को समाहित किया, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार कम से कम अगर उन चीजों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है तो इसे अगर पूरा कर लिया जाता है तो अच्छी बात है, यह जनता के हित में होगी। और जनहित की चीजों का मैं हमेशा समर्थन करता हूं। और ऐसे मौके पर मैं भारतीय जनता पार्टी के भी निर्णय का स्वागत करूंगा। पक्ष और विपक्ष अपने जगह है, जो जनता के हित में होगी उसका हमेशा समर्थन होना चाहिए। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आपके ही माध्यम से यह जानकारी मिली कि कुछ स्मार्ट सिटी की भी चर्चा की गई है, तो मैं समझता हूं कि स्मार्ट सिटी की चर्चा पहले भी की जा चुकी है और स्मार्ट सिटी में कैसी व्यवस्थाएं बन रही है यह किसी से छिपी हुई नहीं है, यह जग जाहिर है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी है जो एक बार अगर देखा जाए तो उसकी विश्वसनीयता अब नहीं रह जाती। ठीक है, ठीक है। श्याम सलोनी जी, बहुत ढोल पीटा जा रहा था कि बजट बहुत बड़ा आएगा, बड़ा ढोल जिसमें आवाज तो बहुत है लेकिन अंदर तो खाली है। ये श्याम सलोनी जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। देखिए आरती जी, अखिलेश यादव जी हो या कांग्रेस के राहुल गांधी हो या विपक्षी अन्य किसी पार्टी के नेता हो, आज हम पूरा भारत ये देख रहा है, महसूस कर रहा है कि सत्ताधारी पार्टी का विरोध करना, चलिए विपक्ष में होने के नाते आपका बनता है। आप भी महसूस करते होंगे सभी लोग कि भाजपा की बुराई करते करते, भाजपा का विरोध करते करते कब ये सनातनियों का विरोध करने लगे। ये स्वयं अब सनातनी है कि नहीं है भगवान जाने, लेकिन सनातनियों का विरोध किया, चलिए चलने कर कोई बात नहीं है। आप अपने आप को किस वर्ग का मानते हो, किस धर्म का मानते हो, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद ये भारत का विरोध करने लगे। सिर्फ सनातन का मायने क्या, ये भी समझना चाहिए। सनातन का मायने का मतलब है कि जो सबके साथ सबका विकास करता है। सनातन का मतलब जो निरंतर चलता है, जो जिसका ना अंत है ना आदि है, जो ओमकार है वो सनातन है। और सनातन में से ही तो सबका निकास हुआ है। जितने भी जो पंथ बने हैं ये सब सनातन से ही तो हैं। आज ये जिनको अलग मानते हैं, इनका विकास जो निकास हुआ है वो तो सनातन से हुआ है ना। तो भारतवर्ष का दूसरा जो उपनाम है वो तो सनातन ही कहा जाएगा। अब ये क्या समझते हैं सनातन को, केवल ये एक धर्म से जोड़ते हैं, हिंदुओं से जोड़ते हैं, ये इनकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। इतना विरोध इस्लामीकरण वाले, इस्लाम वाले नहीं करते होंगे जितना। लेकिन ना युवा के लिए कुछ है, ना किसान के लिए कुछ है, कुछ नहीं है, खाली डब्बा आपने पेश कर दिया। बता रहे ऐतिहासिक बजट है, इस पर प्रकाश। आरती जी 2017 से पहले जब हम योगी जी नहीं थे, किसान आत्महत्याएं करता था, उस समय के रिकॉर्ड को निकाल लीजिए।
किस तरीके किसान से तो आज लोगों भी के प्रदर्शन साथ कर रहे हैं ना दिल्ली उनकी के बॉर्डर जमीनों पर। पर कैसे कब्जे होते थे, किस तरह से समाजवादी पार्टी के गुंडे कब्जे करते थे जमीन पर, किस तरीके से बेरोजगार युवक भटक रहे थे, उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के नौकरियां करते थे। और इन्हीं के राहुल गांधी और कहते थे कि उत्तर प्रदेश भुखमरी पर है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी। उत्तर प्रदेश के नौजवान महाराष्ट्र में और दिल्ली में आकर के यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं और यहाँ के नौजवानों का रोजगार छीनते हैं। भूलिए क्या उन बातों को। ठीक है ठीक है, आज पंकज योगी जी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में आरती जी, ठीक है, उत्तर ठीक है, प्रदेश लौटेंगे। फल फूल रहा है, इसलिए इनको हजम नहीं हो रहा है। ठीक है पंकज जी, मैं दो मायने आपसे समझना चाहती हूँ। एक, हमारी अभी आपने लाइन सुना था कि ये पूरा बजट पूरा सनातन संदेश तो देने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ये बजट खाली है, ढपली है, कुछ नहीं है इसमें, दोनों पर प्रकाश। मैं नहीं मानता। और पहली बात ये खाली नहीं है, ये इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, तब से विकास की नए आयाम स्थापित करने की ओर उत्तर प्रदेश अग्रसर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और सुशासन का राज कायम करना, योगी आदित्यनाथ ने ही सुशासन का उत्तर प्रदेश में राज कायम किया। उत्तर प्रदेश पहले 2017 के पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, उस बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर लाने का काम अगर किया तो वो योगी आदित्यनाथ ने किया है। और केंद्र सरकार की जितनी नीतियां रही, चाहे वो मुद्रा लोन हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, उन सभी योजनाओं को क्रियान्वित, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, उन सभी योजनाओं को बखूबी क्रियान्वयन करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। और किसानों की बात करें तो इस बजट में किसानों के कृषि पे 11% की वृद्धि हुई है, तो एक बहुत बड़ी उसमें संसाधनों के अनुसार उसकी वृद्धि की गई है। तो ये एक चीज करना। और दूसरी बात, 900 करोड़ रुपए एक्सप्रेस वे के लिए रखे गए, तो ये सब चीजें इस बात को प्रदर्शित करती है कि सरकार का विजन क्लियर है। और दूसरी बात है, देखिए हिंदुस्तान में 125 करोड़ सनातनी आबादी निवास करती है, और दूसरी बात सनातनी आबादी निवास करती है तो सनातनी आबादी तो मुख्य रूप से है ही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज देखिए आस्था का पर्व वहां पर चल रहा है, कुंभ का स्नान, महाकुंभ का स्नान हो रहा है प्रयागराज में, और उसमें देखिए 56 लाख से अधिक 57 लाख लगभग लोग स्नान आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो ये सब भी इस सरकार के विजन को प्रदर्शित करता है कि आप उसमें ये भी है कि 3 लाख करोड़ का उसमें जो है जिस तरह का बिजनेस होगा उसके कुंभ के प्रयोजन से सरकार ने सारी तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है। और तो ये सब सरकार के एक विजन को दिखाता है। और सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, और मोदी जी का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, और आज भारत में अगर देखिए तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश राज्यांश में दूसरे नंबर पे। ठीक है, एक बात और समझना चाहूंगी, 4 एक्सप्रेसवे नए बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इनके साथ साथ जो पहले एक्सप्रेसवे थे वो कह रहे थे उसमें इतनी मजबूती नहीं कि वो वहां से 60 किलोमीटर यानी कि 60 किलोमीटर की रफ्तार से भी नहीं चल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक्सप्रेसवे बने हैं वो बखूबी चल रहे हैं और उसमें किसी प्रकार के नहीं है। यूपी एक्सप्रेसवे प्राधिकरण यूपीडा जो है बखूबी उसके नेतृत्व में सारे कार्य हो रहे हैं, और उन एक्सप्रेसवे से कई लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का भी काम हो रहा है कि उस एक्सप्रेसवे जो बने हैं पहले से, उनसे अगर लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएंगे तो कई जिलों के लोग उससे कनेक्ट होके कहीं भी जा सकते हैं, देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के विजन में, योगी आदित्यनाथ के विजन में, और वो की जा रही है। ठीक है, महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद काशी, मथुरा और अयोध्या, कुशीनगर, नैमिषारण्य पर फोकस है सरकार का। धार्मिक एजेंडे को बूस्टर डोज देने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी एक क्षेत्र को छोड़िए, किसी एक से, बिल्कुल ठीक है। राज्य का से मानता है जो आप संकल्प लेकर आए, जो जनता से वादा कर देते हैं कि हम सरकार में आने के बाद ये काम करेंगे, वो भी एक पवित्र ग्रंथि है। और यदि आप उसका सम्मान नहीं करते तो लोकतंत्र में आपके कार्यों का कोई महत्व नहीं। देखिए, तुलसीदास जिस राम राज्य की सनातन की बात करते हैं, सनातन का बजट क्या होता है? सनातन का बजट होता है, तुलसीदास जी ने कहा कि उन्होंने कहा, देखिए 2-3 चीजें कि हर्षत बरसत हर्षत सब लगे करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भाव सोए। मैंने जो राजा सूर्य की तरह हो कि लेते हुए कोई नहीं देखता, जब देते सब जानते। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। यहाँ इनकी स्थिति है कि वादा कुछ करेंगे और करेंगे कुछ। उसमें उन्होंने भी लिखा, बल मिस देखे देवता कर्मिस मानो देव, मुए मार सुविचार हत स्वार्थ साधन। ये तो तुलसीदास जी ने कहा, उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। जबकि ये थे जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप होए नरक अधिकारी। तो जिसके राज में प्रजा को सुख न दिया जा सके और जो बजट प्रजा के सुखोन्मुखी न हो, उनको सुविधा देने वाला न हो। और प्रजा कौन है भाई? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे बड़ी प्रजा हमारे किसान भाई है, हमारे अन्नदाता है। सबसे पहले तो आपको किसानों के लिए और सबसे ज्यादा जो नौजवान नई पीढ़ी जो बेरोजगार है। ठीक है, ठीक है श्याम सलोनी जी, आपने झुनझुना तो जनता को दे दिया है और ये लास्ट आपका बजट है, जो आपने करना था वो कर लिया। अब बजट का क्या काम? धर्मेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, श्याम सलोनी जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, देखिए आरती जी, धर्मेंद्र जी, हम समाजवादी पार्टी के हमारे जो मित्र हैं, जिस तरह से तुलसीदास जी का आज दोहा पढ़ रहे हैं और तुलसीदास जी का गुणगान कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम इनके श्री मुख से आज श्री भगवान तुलसीदास जी का भी तो नाम आया, वरना इन्हीं के पार्टी के महासचिव महामंत्री हुआ करते थे और वो तो तुलसीदास जी की कृतियों को फाड़ रहे थे, जला रहे थे। तो चलिए सद्बुद्धि, ये सद्बुद्धि जो इनके अंदर आई है, ये केवल एक तपस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के योग है, उन्हीं के वजह से इनके अंदर ये एक बुद्धि आई है। अब ये धर्म तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैं मुद्दे पर हमारे दर्शकों को भी बताइए क्या खास है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कुछ नहीं, खोखला है, आपका डब्बा खाली है बजट का। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी तारीफ किसी चीज की नहीं करेगी। क्या समाजवादी पार्टी से उम्मीद करते हैं कि सरकार की किसी भी चीज की तारीफ करेगी या उसकी सराहना करेगी? अरे ये तो बजट है, ये तो आरती जी, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा था, समाजवादी पार्टी उसका भी आलोचना कर रही थी, उसमें भी कमियां ढूंढ रही थी। इतना भव्य कुंभ का मेला चल रहा है, सनातनी लोग उसमें डुबकी ये बात गलत है। एक तरफ कहते हैं पार्टी का कोई वो नहीं है, फिर कहते हैं फिर राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। पार्टी का तो थोड़ी ना है, वो तो मंदिर ट्रस्ट का है। नहीं, मंदिर ये हर चीज में विरोध करते हैं, हर शुभ कार्य का विरोध करते हैं। ये इनका काम है विरोध करना। आज देखिए किसानों के लिए कितना अच्छा बजट पेश किया है। ऊर्जा की व्यवस्था, किसानों को 24 घंटे उनके सिंचाई के लिए, नलकूप के लिए बिजली की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने आज दी है। किसानों के लिए, ट्रैक्टरों के लिए लोन की व्यवस्था की है, जिस पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। किसानों को कर्जा दिया जाएगा जिस पर कोई लोग पैसा नहीं जाएगा, मुफ्त के ब्याज का है। किसानों को कितनी व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो यही कारण है कि आज तमाम उद्योगपति देश और विदेश के उत्तर प्रदेश में आकर के अपना उद्योग लगाने के लिए बार बार मुख्यमंत्री से संपर्क कर रहे हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत विरोध देखने को मिलता था, लेकिन अब सिरे से खारिज कर देना, पूरा डब्बा है। तो ये 8 लाख करोड़ का ये पैकेज जाना वाले का है, क्योंकि अभी आपने देखा था महाकुंभ में कि वो देखो ट्रेन सारी खाली जा रही है, फिर कुछ दिन बाद ट्वीट आता है कि व्यवस्था नहीं कर पाए, इतने लोग हो गए। फिर अभी आपने इस और दोहरा चरित्र तो इस बात से उजागर हो जाता है जब स्टीमर के साथ वीआईपी कल्चर को लेकर वो कोस रहे थे, इन्हीं के जो वो धर्मेंद्र जी जाते हैं स्टीमर से पूरे परिवार के साथ, बढ़िया ट्वीट भी करते हैं कि बढ़िया व्यवस्था। देखिए, ये विरोधाभास है और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह को प्रदेश में को बीमारू राज्य की ओर ढकेलने का प्रयास किया, उससे 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको बीमारू राज्य की श्रेणी में से बाहर किया। और आज देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, उसमें 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव आते हैं और उसमें क्रियान्वयन के लिए उसमें 12 से 14 लाख के प्रस्ताव बिजली विभाग के ऊपर आते हैं। 14 उसके लिए प्रयास, पूरी सरकार के प्रयास जारी है, सरकार के मंत्री उसके लिए प्रयासरत है और वो निश्चित रूप से बहुत जल्द वो क्रियान्वित हो जाएंगे, जिससे रोजगार के नए सृजन होंगे, लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह की तमाम योजनाओं को डिलीवर करने का काम किया है डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने पर, तो वो भी जनमानस ने देखा है। डबल इंजन की सरकार का ही परिणाम है जो मोदी सरकार की सारी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं किसी भी क्षेत्र की, और उसी डिलीवरी का कारण है कि आज जो है देखिए कई राज्यों में, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे दिल्ली हो, हर जगह जो है 27 साल बाद देखिए दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विश्वास और भरोसा है कि मोदी जो कहते हैं वो करके देते हैं, इसीलिए ये परिलक्षित हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, मुद्रा लोन एक बहुत बड़ी योजना है और स्टार्टअप जो है ये लोग, और जिस तरह से 5 महिलाओं के समूह के द्वारा भी जो है लोगों को 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं कि आप स्टार्टअप बनाइए, खड़े होइए, तो ये सब भारतीय जनमानस को आगे बढ़ाने के अग्रसर के लिए ये सब योजनाएं हैं। और जिस तरह से बजट में निर्मला सीतारमण ने
मध्यम वर्ग के लोगों को 12 लाख तक की इनकम फ्री कर दिया, और जो क्या नाम है सर्विस पेशा लोग उनको 12,75,000 ले गए, मतलब उनको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दे दिया, तो 12,75,000 तक उनकी टैक्स एग्जेप्टेड रहेगी, टैक्स में छूट रहेगी। तो ये सब चीजें इस बात को दिखाता है, और जनता ने मोहर लगाया है। तभी देखिए जो है दिल्ली में सरकार बनी, हरियाणा में सरकार बनी, मध्य प्रदेश आपके महाराष्ट्र में सरकार बनी। मध्य प्रदेश देश का आर्थिक नगरी कहा जाता है महाराष्ट्र, तो वहाँ सरकार बनी। ठीक है, तो लेकिन एक राजनीति और आज देखने को मिली। राहुल गांधी आज जब रायबरेली पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मायावती साथ होती तो कोई और तस्वीर होती है, और साथ ही वो कह रहे थे, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो बी टीम है। शशांक जी से इसका रिएक्शन। देखिए मैं पहले इसमें बताता हूँ, तो देखिए राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हो गए हैं, ठीक है, और ये कहना कि वो बी टीम है, ओबीसी बी टीम है, फिर वहां पर दिल्ली में बताना कि कांग्रेस बी टीम बन गई है बीजेपी की, ये सब हास्यास्पद और निराधार बातें हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी की हताशा से ग्रस्त है, क्योंकि देखिए मिल्कीपुर का चुनाव हो चाहे आपका उपचुनाव हो, 10 में से 8 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जनमानस ने ये दिखा दिया है, और जिस तरह से अखिलेश यादव महाकुंभ में जाते हैं, 11 डुबकी लगाते हैं, तो ये भी जनमानस ने देखा है, और उनके बातों में खुद ही विरोधाभास होता है। कभी कहते हैं व्यवस्थाएं ठीक नहीं, फिर कहते हैं व्यवस्था और सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। तो तमाम इस तरह की चीजें तो जनमानस बिल्कुल शशांक जी, और उसका निश्चित रूप से शशांक जी, इसका अर्थ क्या है कि मायावती भी साथ में होती है, और साथ में आप बता रहे कि बी टीम है बीजेपी की? देखिए यह समय के साथ तो परिवर्तित होता रहता है, कभी कोई हमारे साथ होते हैं तो कोई किन्हीं और के साथ होते हैं, तो यह वक्त के हिसाब से यह तय होता है कि कौन किसके लिए जनता काम तभी कर तो रहे हैं। कंफ्यूज हो जाती है ना सर, कि वो कहना क्या चाहते हैं भाई आप लोग। यह जो है जग जाहिर है कि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं और फिर चले जाते हैं, और इससे जो है कांग्रेस पार्टी का जनाधार प्रभावित होता है। तो ऐसे मामलों में तो आलोचना और प्रतिक्रिया तो जायज है, इसका तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए। और कोई अगर हमारे साथ बार बार आते हैं और चले जाते हैं, हम उन्हें साथ रखना चाहते हैं, रखते भी हैं, फिर भी वे हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वे हमारे साथ आकर फिर वापस लौटकर जनता में गलत संदेश फैलाते हैं कांग्रेस को लेकर, तो हम तो उनकी आलोचना करेंगे ही ना। ठीक है, धर्मेंद्र जी से रिएक्शन। धर्मेंद्र जी आवाज मिल पा रही? जी बताएं। जवाब हाँ मिल रही। क्या सवाल? वो कह रहे थे कि मायावती साथ होती तो इस तस्वीर अलग ही हो जाती। नहीं, तो लोकतंत्र में सब अलग राजनीतिक दल हैं, और प्रयास ये होता है समान विचारधारा के लोग देश काल परिस्थितियों के हिसाब से एक साथ रहें, और जब एक साथ रहेंगे तो संगठित संघीय शक्ति सर्वदा बिल्कुल ताकत ज्यादा रहेगी इसमें। बिल्कुल, हजारों नौकरियां, फ्री स्कूटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तमाम ऐसी बातें फेरिस्ट में रख दी गई, फिर भी आप लोग कह रहे खोखलावा डब्बा। यही तो कह, मेरी बात सुनिए, इन्होंने स्कूटी की बात कब की? 2022 के बजट के बाद से चौथे बजट में स्कूटी का नाम गलती से याद आ गया। नौकरियों का नाम तो लगातार ही लेते हैं भाई, ये तो 2017 के चुनाव से लेकर के 2019 का चुनाव हो, 2022 का हो, 2024 में नौकरियों की बात की, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार। इन्होंने 2022 में कहा सरकार बनते ही 10 लाख नौजवानों को नौकरियां देंगे। आज आप बताइए ये आंकड़ा जारी कर पाए 10 लाख लोगों के? अब तो 4 साल करीब होने जा रहा है, चौथा बजट आ गया, तो इसका मतलब आप रोजगार सृजन में फेल रहे। रोजगार सृजन होता, नौजवानों को बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलती, उनको बाहर न जाना पड़ता। जो शर्मसार होने वाली घटनाएं आ रही बाहर से, देश के लोग भी विदेश जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। और दूसरी बात, आप बड़ी लंबी लंबी बातें लोग करते हैं कि 4 ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनी हुई, औद्योगिक मीट हुआ, इंडस्ट्रियलाइज, जमीन पर क्या उतरा भाई? कागजों पर आप कुछ भी लिख लीजिए, आपके हाथ में कलम है, कागज है, 1 लाख करोड़ लिख लीजिए, 10 लाख करोड़ लिख लीजिए, 50 लाख करोड़ लिख लीजिए, लेकिन ये जमीन पर बताइए उसमें जमीन पर कौन सी इंडस्ट्री लगी, कितने करोड़ की लगी, कितने नौजवानों को उसमें रोजगार आप दिला रहे हैं, उत्तर प्रदेश के स्किल्ड लोगों को क्या वहां पर किस सेवा में ले रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, जब आप ये आंकड़े दे पाएंगे तब तो माना जाएगा। बिल्कुल श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए। लग नहीं रही है। देखिए आरती जी, अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या बोल रहे हैं इन पर हम लोग ज्यादा विशेष ध्यान देते नहीं है, क्योंकि जनता भी ध्यान नहीं देती है।
विपक्ष में हमारा है, फोकस कैसे नहीं ध्यान देंगे उनकी बातों का? नहीं, हम बतलाते हैं क्यों। अगर ये सकारात्मक बात करेंगे, ये देश हित की बात करेंगे, राष्ट्र हित में बात करेंगे, ये कुछ ऐसे सुझाव देंगे जिससे कि जन कल्याण का कार्य हो, तो 100% इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन इनके विचार इस तरह के है नहीं। श्याम जी, मैं सुझाव कितना देना फर्क है चाहता हूं कि आप योगी अपना जी की संकल्प विचारधारा पत्र और चैनल अखिलेश पर जी की लेकर विचारधारा में पढ़ें। कितना फर्क है। और बता दें, अखिलेश जी हमने जहां आप अपने लगाएंगे। परिवार को, अपने बिल्कुल, कुटुंब को आगे संकल्प बढ़ाने पत्र की तो बात आपने करते हैं। अपना पूरा नहीं किया, श्याम सलोनी जी बता रहे, धर्मेंद्र जी। हम कह रहे क्या हैं आप बोल रहे अपना धर्मेंद्र जी? संकल्प पर ले आए, इसी चैनल पर पढ़े। आपने आज दिन में एक प्रोग्राम किया था, तमाम गांव की तस्वीर प्रस्तुत किया था। आप बताइए, ये केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जमीन पर उतरी होती तो उस गांव की वो स्थिति होती, बिल्कुल है। जो आपने आज ही दिखाया। बिल्कुल, दूसरी किसानों बात, पीएम धर्मेंद्र आवासों जी, के बजट बढ़ा दिया, लेकिन अभी कई ऐसे ग्राम के ऐसे जगह है। आरती जी, आरती जी, उसके लिए आपको काम आरती करना होगा। जी, और आप जनता 10,000 के लिए गांव काम में करें से तो कोई अगर मजबूर 4 होगा गांव आपकी में बात अगर करने के थोड़ा लिए। सा कहीं पे लेकिन भी आप असमंजस सिर्फ आया है या कहीं थोड़ा सा जनता विकास के नहीं हुआ है, तो इसको आप ये नहीं कहोगे कि विकास नहीं है। इनके कार्यकाल में क्या ये दरअसल क्या है कि ये भटकाना चाहते हैं, ये भटकाना चाहते हैं। आज हमारी जो योगी जी की जो मानसिकता है वो क्या है कि हमको उत्तर प्रदेश को, आज हम अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है देश में, राज्यों में हमको नंबर 1 पर आना है। ये योगी जी की प्राथमिकता है। जब उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी का परिवार है। योगी जी का अपना निजी व्यक्तिगत कोई परिवार नहीं है। योगी जी का परिवार, ये धर्मेंद्र जी भी उस परिवार में आते हैं, शशांक जी भी उस परिवार में आते हैं, लेकिन इनका समाजवादी पार्टी का परिवार केवल एक सैफई परिवार है। ये जितना भी विकास हुआ उनके कार्यकाल में केवल सैफई परिवार का विकास हुआ। यही इनका रोना है, क्योंकि आज जनता ने समझ चुकी है। अब दिल्ली में क्यों जनता ने सरकार को हटा दिया केजरीवाल को? क्योंकि रुकना होगा श्याम जी, इनके जन विरोधी कार्य ठीक है धर्मेंद्र जी, रुकना होगा। ठीक है पंकज जी, दो ऐसी जो अभी तक वाक्य सामने आ चुका है, अभी कुंभ हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि ठीक है ये नहीं करा पाए, अब आगे जो होगा हमारी सरकार आने वाली 27 में हम कुंभ करा के दिखाएंगे। अभी जब ये बजट है तो उन्होंने कहा ये इनका अंतिम बजट है, अब हमारी सरकार आएगी तो हम सरकार, यानी कि इनकी सरकार यानी कि रोजगार, महिला, किसान, तमाम ऐसे जो आम जनमानस की जो चीजें होंगी उस पर बजट लाएगी। इनकी सरकार में बलात्कार, अपहरण, ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के दिवा स्वप्न है और दिवा स्वप्न वो देखते भी रहते हैं। इसीलिए देखिए उन्होंने, ठीक है, 37 सांसदों के साथ 2024 में झूठ का नैरेटिव फैलाकर इंडी गठबंधन के लोगों ने 37 सीटें तो आपके समाजवादी पार्टी ने प्राप्त कर ली, लेकिन जनता ने इस बार के उपचुनाव में, जिसमें अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि 2027 का ये सेमीफाइनल है, उसमें 10 में से क्या हुआ, 10 में से 8 सीटें, और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कमल खिलाने का काम किया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये भी आप जान लीजिए। और दूसरी बात, अभी बिजली की बात हो रही थी, विद्युत क्षेत्र की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 में कमान संभाली थी, उस समय 1000 से अधिक गांव ऐसे थे जहां बिजली पहुंची नहीं थी। 60 सालों में यह स्थिति थी कि वहां बिजली नहीं पहुंची। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक विजन दिया कि हम 1000 से अधिक गाँव में जहाँ बिजली नहीं है, पहले हम प्राथमिकता के आधार पे उन गांवों में बिजली लगाने का काम करेंगे, विद्युतीकरण करेंगे, और ऐसा करके उन्होंने उस वादे को पूर्ण किया। और दूसरी बात, आज देखिए उस बिजली के उसके लिए उन्होंने गुजरात कैडर के IAS अरविंद शर्मा, जो उत्तर प्रदेश में विद्युत मंत्री है और नगर विकास मंत्री है, उनको वहां से लाए वो और उनको बकायदा मिनिस्टर बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश के वो विद्युत मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, और वो अपने कुशल नेतृत्व में जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, बिजली चोरी की समस्या, चाहे जिस तरह की समस्या से बहुत निजात मिली है। तमाम ऐसी जगह है जहां पर टेंडर कराए गए, वहां मीटर बाहर निकाले गए और बिजली चोरी से निजात दिलाई गई। आज देखिए आर्म्ड केबल लगाए जा रहे हैं 43,000 करोड़ रुपए से। आर्म्ड केबल लग जाने से यह है कि आपके कोई कटिया फंसा के उससे बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये सरकार का विजन है। और दूसरी बात, पूर्व की सरकारों में, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को लाखों करोड़ के घाटे में लाने का काम इन सरकारों ने किया। ओबरा अनपरा थर्मल प्रोजेक्ट से विद्युत तो चलती थी, लेकिन पारेषण में और डिस्ट्रीब्यूशन, वो पारेषण और जिस तरह से आते आते उसमें काफी जो है बिजली बर्बाद हो जाती थी या चोरी हो जाती थी। तो सरकार को राजस्व के रूप में बहुत कम पैसा मिलता था। इसीलिए देखिए ये निजीकरण की ओर अग्रसर है, लेकिन निजीकरण में जनमानस को कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से सूर्य योजना, सोलर सूर्य योजना लागू की है,
उसमें अगर आप सोलर लगाते हैं तो उसमें आपकी जो सरप्लस बिजली होगी वो सरकार बिल्कुल धर्मेंद्र जी जवाब दे दीजिए। 3.60 में परचेस करेगी धर्मेंद्र जी। और आज जो है जो समाजवादी जो समाजवादी पार्टी के शासन में कुछ चंद जिलों में ही बिजली आती थी, आज आप देखिए क्या है 18 से 20 अगर जिलों की बात करें तो 18 से 22 24 घंटे 23 घंटे लाइट आ रही है, 23 से 24 घंटे, और जो छोटे जिले और बहुत जगह तो वहाँ पे 20 से 22 घंटे लाइट। ठीक है धर्मेंद्र जी, कटौती नहीं है, ठीक है। समय तो इन्वर्टर सुन लीजिए, सुनिए काफी बोल दिए, सुन लीजिए। देखिए एक कहावत है, अगर ये बिजली व्यवस्था से और उपचुनाव से इतने खुश है तो मैं यही कहूंगा दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, आप खुश रहिए। सच इससे बिल्कुल विपरीत है। एक तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश में अक्षम नेतृत्व है, उनको एक IAS को ले आकर के उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने नकेल कसने के लिए बिजली की कमान दे दी, जिसने पूरे बिजली का उत्तर प्रदेश के बेड़ा गर्क कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि आपने उत्पादन, ठीक है आपको 2 कार्यकाल मिला, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आपने क्या काम किया वो बताएं स्पेसिफिक रूप से। 2016 के लास्ट में हमने 6 बिजली घरों में या तो उसका एक्सटेंशन या तो नई यूनिट का जो काम किया था वो लगभग पूरा कर दिया था। उसके अलावा एक भी यूनिट बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में इस सरकार ने काम किया, तो बताएं कहां से देंगे बिजली। पूरे गर्मी के अंदर आप भी देख रहे हैं लखनऊ से लेकर के गांव तक त्राइमाम मची थी बिजली की कटौती की स्थिति, उसको ये उपलब्धि बता रहे हैं। बिजली का तो पूरा कबाड़ा हो गया है, आपको प्राइवेट को देना पड़ रहा है, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं बिजली का इसलिए कि आपसे संभल नहीं रहा है, और उसके बाद इतनी लंबी डींगे हार रहे हैं। बहुत बड़े IAS को करके ले आकर हमने पोस्ट कर दिया, तो जब आपने पोस्ट कर दिया तो बिजली विभाग को प्राइवेट को क्यों देना पड़ रहा है? बिजली विभाग आप चल पाता, संचालित हो पाता। ठीक है श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए, अगर ठीक है 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए जी। और नहीं, और 2-3 चीजें हम ये कह रहे थे भाई, उपचुनाव का आपने जिक्र किया। उपचुनाव में सबने देखा कि आपने क्या किया। उपचुनाव में अगर वोट न डाल करके आप वैसे घोषित कर लेते अपने कैंडिडेट को कि हमारा कैंडिडेट जीत गया, मनोनीत कर लेते, उससे सरकार तो बदलने नहीं जा रही थी। लेकिन आपकी नीति और नियत का पता चल गया कि आपका भरोसा जनता से उठ चुका है। जनता ने 24 में जवाब दे दिया, आप इतने डरे हुए थे कि आपने उनको मत नहीं डालने दिया, आपने उनको तंत्र के खडेल से। श्याम सलोनी जी देखिए आरती जी, जैसे ये उपचुनाव में आरोप लगा रहे हैं ना ईडी वोटिंग मशीन पर, ये इसी तरीके से आरोप लगाएंगे 2027 में। ये कहेंगे इलेक्शन कमीशन इनसे मिला हुआ था, बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए, तो क्योंकि जनता इनको ठुकरा चुकी है। खैर मैं इनको बता दूं कि ये समाजवादी पार्टी का काम अब केवल यही रह गया है कि दुष्प्रचार करना, और इनके पास जनता के प्रति कोई मुद्दा नहीं है, देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सरकार को बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं है कि ये कार्य को आप ऐसे कीजिए, केवल आलोचना करना है इनका काम रह गया है। अभी ये उन्होंने कहा था हमारे मित्र धर्मेंद्र जी ने कि एक गांव में देखिए दोपहर का एक कार्यक्रम हुआ था, आपने दिखाया था, अरे भैया लगभग 98,000 गाँव हैं इस उत्तर प्रदेश में, और आपने एक गांव का सर्वे करा कि आप बोलते हो कि सरकार को विफल बता रहे हो। आपके कार्यकाल में क्या होता था? अगर 27 में आप कह रहे हो कि हम 27 में फिर अखिलेश जी आएंगे, आपको मालूम है 27 में क्या होगा? जनता भूलेगी नहीं आपके कर्मों को। जिस तरह से आपने अपहरण करा दिए थे, तमाम महिलाओं के अपहरण, पुरुषों के अपहरण, युवाओं के अपहरण, आपने किस तरीके से बलात्कार, अपहरण, घूसखोरी, गुंडागर्दी, जमीन पर कब्जे, अब भूल गए क्या अपने कार्यकाल को? उससे परेशान होकर के जनता ने आज भाजपा को चुना है, और भाजपा का सुशासन इस बात का प्रतीक है कि आज पूरा विश्व का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाने के लिए आ रहा है। ठीक है आरती जी, ये हमारी उपलब्धता है क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। शशांक जी लास्ट कमेंट। ठीक है, बजट मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे सरकार किन्हीं की भी हो, वायदे वही करने चाहिए जो पूरी किए जा सकते हैं। मुझे आचार्य द्रोण की बातें याद आ रही है कि बात वही कहो जो पूरी कर सको। धन्यवाद। ठीक है धर्मेंद्र जी। देखिए दो तीन चीजें अब ये पहुंच जाते हैं पुराने। हमने तो कहा गांव के विकास के लिए हमने क्या लोहिया गांव जनेश्वर मिश्रा, लोहिया गांव हो, जनेश्वर मिश्रा गांव हो, हमने सब काम करके दिखाया। ठीक है श्याम सलोनी जी। ये बार बार लोहिया जी का नाम लेते हैं, लोहिया जी के आदर्श पर चलने वाले ये समाजवादी हैं या परिवारवादी हैं? अरे एक व्यक्ति राम मनोहर लोहिया जी जिनका इतना बड़ा योगदान रहा देश के लिए, आपने उनका नाम को बुनाने की कोशिश की, लेकिन आप उनके सिद्धांत पर चले कभी? आप चल के दिखाइए पहले, उसके बाद आप लोहिया जी का नाम लीजिए। आपने केवल अपनी परिवारवादी पार्टी बना दी, समाजवादी को अपने परिवारवादी बनाकर रख दिया है। पूरा देश देख रहा। बजट पर मैं आरती जी आपको बता रहा हूँ, ऐतिहासिक बजट है।
ऐतिहासिक बजट है, हर वर्ग के लिए इसमें समायोजित है। कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति, माता बहनें, यहाँ तक कि हमारे जो आवारा पशु होते हैं उन पर भी योगी जी ने पूरी मेहरबानी की है, उनके लिए भी स्पेशल पैकेज दिया गया है। तो किसी को वंचित नहीं किया, किसी को नहीं छोड़ा गया है। ऐतिहासिक बजट है और इसका परिणाम आने वाले समय में आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक प्रदेश बनने जा रहा है। मैं इसी के साथ सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। ठीक है, देखिए, भारत की 70% आबादी, अधिकांशतः आबादी ग्रामीण बेल्ट में रहती है और ग्रामीणों के लिए जो है अमृत पेयजल योजना हो, जिसमें घर घर नल से जल पहुंचाने का काम योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। घर घर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है और जिस तरह से 58 नगर पालिकाओं में वहां पर स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है, तो ये भी एक विजन को प्रदर्शित करता है। और ग्रामीण बेल्ट में चाहे वो संपर्क मार्ग हो, चाहे वो हो, उसके लिए भी भारी धनराशि रहती है और वो भी जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए ग्रामीण जनमानस को भी लाइट की समस्या हो, किसी तरह का लाइट का पूरा विद्युतीकरण किया गया है। तो ये सब ग्रामीण बेल्ट में भी ग्रामीण विकास की ओर भी सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। इसीलिए देखिए, तमाम चाहे इलेक्शन हो, जनमानस उसके लिए तत्पर रहता है और योगी सरकार जो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। योगी जी का विजन स्पष्ट है, जो कहेंगे वो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश करके जो वो कहते हैं उसको क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सरकार का एक तरफ ऐतिहासिक बजट करार देती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी इस पर हमलावर नजर आ रही है और इसे खाली बजट बताती हुई नजर आ रही, खाली डब्बा बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन लगातार इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। जो सरकार इसे सनातन का बजट बताती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस पर हमलावर नजर आ रही है। प्राइम डिबेट में मैं सब फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।